Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square Pathshala. So today we'll start our third lecture in Indian Polity series. In today's lecture we will be discussing about the making of the constitution. इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनाई गई उसके बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट या नॉमिनेट किया गया उसके बारे में जानेंगे, मेजर कमिटीज़ के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब अडॉप्ट किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर से हम जान लेंगे। तो अगर आप ये मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन द प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी, उसमें आप जाइए। पहले दो लेक्चर जो कि हमने काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो लेक्चर्स हैं वो आप पहले देखिए ताकि आपको पूरा एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कौन कौन से इवेंट्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हुए थे उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो वीडियोस देख के आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा टॉपिक्स पे क्लैरिटी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने, मनवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि भारत के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। सबसे पहले कब दिया था इन्होंने, 1934 में। मनवेंद्र नाथ रॉय जो है ए पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के द्वारा हुई थी। ठीक है, इन्होंने आइडिया दिया था 1934 में। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करी ताकि तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, ऑफिशियली डिमांड की बात आती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी डिमांड 1935 में। ठीक है, और किस लिए डिमांड कर रहे थे, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1938 में पंडित नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि भाई जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी प्रकार की आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना बनाया जाएगा और बनाना चाहिए। और ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको बनाएगी जो कि अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे जो है बनाई जाए। ठीक है, डिक्लेयर किया गया कि भाई फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब बाहर से किसी प्रकार की इंटरफेरेंस के बिना बनाया जाएगा। बनाया कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे कि मतलब जो भी अडल्ट है ही इज़ एलिजिबल टू वोट एंड on the basis of that election the members will be elected to the constituent assembly, and then those members who are elected to the constituent assembly will frame the constitution of free india without outside interference। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए भारत का संविधान बनाने के लिए, ये जो डिमांड थी वो इन प्रिंसिपल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली थी 1940 के अगस्त ऑफर में। बेसिकली क्या हो गया, 1939 में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। तो ब्रिटेन चाहता था कि भारत जो है ब्रिटेन का साथ दे, तो इसलिए उन्होंने, बट भारत वाले बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टीज बोल रही थी कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए। तो वो सबको भारत का साथ लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि भारत का संविधान जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी। ठीक है, तो वो इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया कि यस कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने देंगे। ठीक है, फिर क्या है कि क्रिप्स मिशन आता है एक 1942 में। क्रिप्स जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे। वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आते हैं भारत में। ड्राफ्ट प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेके आते हैं। ठीक है, कि भाई कैसे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप बना पाओगे वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ठीक है, वही उनका मेन एजेंडा वही था कि पहले इंडिया जो है, भारत जो है वो ब्रिटेन का साथ दे दे वर्ल्ड वॉर टू में, और उसके बाद जो है हम उनको जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है,
तो ये जो क्रिप्स मिशन का प्रपोज़ल था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है चाहता था कि जो भारत है उसको 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में जो है डिवाइड किया जाए, जिसकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने। जो क्रिप्स मिशन था वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहा था, और 1940 से ही सेपरेट स्टेट्स की डिमांड काफ़ी आगे तक चली गई थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया इसी डिमांड पे कि भाई भारत को 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड करो और 2 ही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ। ठीक है, तो फाइनली जो है एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन बेसिकली आता है, भारत में आता है, जो बेसिकली ये तो जो आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी उसको तो रिजेक्ट कर देता है, बट वो एक ऐसी स्कीम लेके आता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की जिससे कि मुस्लिम लीग मोर और लेस सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो उसके इस कैबिनेट मिशन के बेसिस पे जो है नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती है। इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस होते हैं और फिर नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसके फीचर्स क्या थे? बेसिकली इन्होंने बोला था कि टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो स्ट्रेंथ होगी वो 389 होगी, जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को दे दी जाएगी, और 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स जो मतलब जो प्रिंसली स्टेट जहाँ पे राजा राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो प्रिंसली स्टेट्स, और जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे वो ब्रिटिश इंडिया हो गया। ठीक है, तो टोटल 389 6 आउट ऑफ 296 वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। जो 296 है उसमें से 292 जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस को, जो 11 गवर्नर के प्रोविंसेस थे उनको, है ना, और 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को। अब जो 11 जो गवर्नर के प्रोविंसेस थे उनमें जो सीट्स जो 292 डिवाइड की गई वो मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल मीन्स अदर देन मुस्लिम्स एंड सिख्स। इन 3 मोटी मोटी कैटेगरीज में जो है सीट्स डिवाइड की गई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जो कि मैंने बताया रफली जो है 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक सीट जो है वो अलोकेट कर दी गई थी। अब जो है जो जैसे मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, अब उन कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उसी कम्युनिटी के मेंबर्स उसको जो है इलेक्ट करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। और जो वोटिंग होती थी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती थी बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दिस इज अ मेथड ऑफ वोटिंग विच वी विल डिस्कस इन द लेटर चैप्टर्स इन डिटेल। ठीक है, तो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मुस्लिम, सिख्स और जनरल के, वो उन्हीं कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी 93, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बेसिकली नॉमिनेट किए जाते थे बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो उन प्रिंसली स्टेट्स का राजा हुआ करता था वो उनको नॉमिनेट कर देता था। तो बेसिकली वी कैन से दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, और जो पार्टली इलेक्टेड थी वो भी इनडायरेक्टली थी, क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स को इलेक्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो इसलिए पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, और जो मेंबर इलेक्ट भी हुए थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, क्योंकि उनको कौन इलेक्ट करता था? मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। अब जैसे अगर आप देखोगे जैसे इनके राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली स्टेट्स में एक वैसे तो कंपेयर करना सही नहीं है, बट एक जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे स्टेट्स में किसी भी स्टेट्स की अगर कोई राज्यसभा की सीट्स के लिए इलेक्शन होता है तो क्या होता है, उस स्टेट्स के जो एमएलएज हैं वो एमएलएज ही वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए। इसी प्रकार ऐसे इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे वो मेंबर चुनेंगे, और वो मेंबर जो है जो चुने जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स हु वर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइजी, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं,
वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, जो कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे दिए जाते थे। लिमिटेड फ्रेंचाइजी होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम कैसे किया, जैसे नवंबर 1946 में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी, बना दी गई थी। उसकी जो पहली मीटिंग है वो दिसंबर 9 1946 1946 को हुई थी। अब जो है मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बायकॉट किया और जो है सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की अपनी डिमांड के साथ जो है वो जिद पकड़ के खड़ा रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में वो एग्री हो गए थे, बट उन्होंने मीटिंग जो है ज्वाइन नहीं की, क्योंकि उनकी जो सीट्स थी वो कम रिप्रेजेंटेटिव उनके चुने गए थे, ठीक है। तो एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है असेंबली में वो जो है प्रिजाइड करता है एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो वो फॉलो करते हुए जो ओल्डेस्ट मेंबर थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस। उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उनमें से एक HC मुखर्जी होते हैं और एक VT कृष्णामाचारी। उस टाइम पे दो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है। अब पंडित नेहरू ने जो है दिसंबर 13 1946 को एक हिस्टोरिक जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया असेंबली में, जिसने बेसिकली कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स की फ़िलॉसफी क्या होगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उसकी एक बुनियादी तौर पे एक फाउंडेशन रख दी थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू, कि फ़िलॉसफी क्या होगी, स्पिरिट क्या होगा हमारे को, हम कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना रहे हैं, जहाँ पे हम हर एक आदमी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे सकें, सबको सोशल राइट्स, सोशल सिक्योरिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे सकें। इस तरीके की जो फ़िलॉसफी, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू जो है पंडित नेहरू ने दिसंबर 13 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया था रिजोल्यूशन। फिर क्या है कि 22 जनवरी 1947 को ये जो रिजोल्यूशन मूव किया था पंडित नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वो यूनानिमसली जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। This objective resolution influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages। जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जो बेसिस था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, सिंस वो यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था, तो उसके जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स थे उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की एवरी स्टेज पे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है हम प्रेम्बल, जो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रेम्बल, उसकी फॉर्म में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी 1946 में बना दी गई थी, फिर 1947 में हमारा जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई इंडिपेंडेंस से पहले थी, इंडिपेंडेंस के बाद उस असेंबली में क्या चेंज आते हैं, वो चेंजेस के बारे में हम इसके थ्रू थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था कि अब जैसे प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने अभी तक जो है इंडिपेंडेंस से पहले वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहे थे, मतलब ज्वाइन नहीं किया था। तो इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने ग्रेजुअली जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जो कि इंडियन डोमिनियन के अंदर आ गए, वो भी असेंबली में आ गए। पहले तो क्या था कि मुस्लिम लीग ने असेंबली का बायकॉट किया था, बट डिवाइड होने के बाद जो मेंबर्स मुस्लिम लीग के इंडियन डोमिनियन से थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ज्वाइन कर ली। तो जो मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं इंडिपेंडेंस के बाद वो क्या थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया और वो बन गई, ठीक है, जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने विश के हिसाब से बना सकती है, ठीक है। वो सॉवरेन बॉडी बन गई इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको पावर दे देगी कि भाई वो किसी भी लॉ को एब्रोगेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के संबंध में बनाया हो,
ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दी गई थी एडिशनल। इनिशियली उनका एक ही एजेंडा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, फिर बाद में उनको ये पावर भी दे दी गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसने दो सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म किए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जिसके लिए इनिशियली उसको बनाया गया था, दूसरा जो है इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है नहीं, पहले जो लॉ बनते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दे दी कि वो टेम्परेरी जो है ऑर्डिनरी लॉज बना सकते हैं। और ये दोनों फंक्शन जो है अलग अलग दिन हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लेके काम कर लिया फिर बाद में लॉ पास कर दिया, ऐसा नहीं होता था कि ये दोनों फंक्शन अलग अलग दिन जो है इन पे काम होता था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फ्री इंडिया की पहली पार्लियामेंट भी बनी, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने वो जब वो बॉडी, जैसे हमने देखा कि दो सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म करती थी, जब वो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको प्रिजाइड करते थे। जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करती थी फॉर मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज, तब उसको जीवी मवलंकर साहब जो है वो प्रिजाइड करते थे। तो ये जो अरेंजमेंट है ये चली तब कब तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद ये जो जब ठीक है, वही है कि मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट नहीं कर लिया तब तक ये अरेंजमेंट चलती रहेगी। कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी अगर मिलेगी एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करेंगे, एंड एज एन लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी तो जीवी मवलंकर साहब, ठीक है। जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो कि पाकिस्तान के डोमिनियन से थे, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया से विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से जो टोटल स्ट्रेंथ इनिशियली 389 थी उससे घट के 299 आ गई, ठीक है। तो 389 से 299 सीट्स आ गई थी। इसके अलावा अदर फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने परफॉर्म किए हैं बिफोर द फर्स्ट पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि 1951-52 के इलेक्शंस के बाद बनाई गई थी तब तक, और इंडिपेंडेंस के बाद तक। इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शंस जो परफॉर्म की है वो उनमें से एक तो ये है कि मई 1949 में इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के लिए उसको रेटिफाई किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। जनवरी 1950 को 3 काम किए, एक नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट किया। ये 3 काम जनवरी 1950 को किए थे। एक काम जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, और भारत की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उसको रेटिफाई किया था मई 1949 में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने टोटल 11 सेशन लिए, जिसमें जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में उन्होंने 11 सेशन लिए, और जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन हेल्ड किया था। हालांकि उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करती रही टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52। क्लियर? जब तक फर्स्ट इलेक्शन के बाद जो नई पार्लियामेंट नहीं बनी तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करती रही। अब जो मेजर कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ की, जो जिसके माध्यम से काम हुआ था, कमेटी सिस्टम के माध्यम से ही काम होता है, तो वो मेजर इम्पोर्टेंट जो कमेटीज़ है वो 8 हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ हम मेजर देखेंगे, फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट माइनर कमेटीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मेजर कमेटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित नेहरू के पास 3 कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी जो स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी। ये 3 कमेटी थी पंडित नेहरू के पास, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स कमेटी। उसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था वो थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके प्रेसिडेंट थे या फिर चेयरमैन थे। एक स्टीयरिंग कमेटी थी जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब पंडित नेहरू के पास 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 2, अम्बेडकर के पास 1, तो 3 3 6 हो गई। फिर सरदार पटेल के पास बेसिकली 2 थी। एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल। एक एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। उसके ओवरऑल चेयरमैन थे सरदार पटेल, बट उसमें 4 सब कमेटीज़ थी, एक फंडामेंटल राइट्स पे, एक माइनॉरिटीज़ पे, एक ट्राइबल और एक एक्सक्लूडेड एरियाज पे। तो जो फंडामेंटल सब कमेटी थी उसके चेयरमैन थे JB कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी थी HC मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम AB ठक्कर। तो बेसिकली ये जो है एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरियाज़ में आती हैं, उसी के अंडर 4 सब कमेटीज़ थी। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये कमेटीज़ के बारे में कोई डाउट नहीं है, आपको क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर पॉइंट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट माइनर कमेटीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनमें जो माइनर्स में से कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, मेंशन कर दी है। एक फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। हाउस कमेटी B पताम्बी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन SK दार। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ assembly but he was the chairman of the linguist province commission. Then committee on the function of constituent assembly GV मवलंकर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है माइनर कमेटीज़ में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं जो आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं, बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके उसके बाद जो है कमिटीज़ के थ्रू जो है फाइनली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हो गया, वो पास हो गया, और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, और यही डेट आपको जो है प्रेम्बल में देखने को मिलती है। अब जब ये अडॉप्ट किया गया उस टाइम इसमें एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। आप इसे कंपेयर कीजिए कि प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, मतलब एक प्रेम्बल है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हैं कंपेयर करने के लिए। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ टुडे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब। अब जो प्रेम्बल है वो पूरा पहले कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, फिर उसके बाद प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेम्बल के हिसाब से ही है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ इंश्योर करने के लिए वो बाद में अडॉप्ट किया गया, बट preamble is a part of constitution, okay, which is the modified version of objective resolution which is moved by पंडित नेहरू in 1938। ठीक है, अब जो है जैसे नवंबर 26 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गए, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये तो इमीडिएट 26 नवंबर को ही जो है इन्फोर्स हो जाते हैं। बट जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को जो है इन्फोर्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि 1929 के लाहौर सेशन में जो है एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें 26 जनवरी 1930 वाला दिन जो है वो पूर्ण स्वराज डे के तौर पे मनाया गया था। तो कीपिंग दैट इन माइंड 26 नवंबर 1949 को लिमिटेड प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस डेट 26 जनवरी जो कि एक हिस्टोरिक, जिसकी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस थी
कि उस दिन पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, उसी दिन अडॉप्ट करने का फैसला लिया गया। और आज की तारीख में हम इसी डेट को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो है मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तो मेंबर जो ब्रिटिश इंडिया से थे वो इलेक्टेड थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स से थे वो नॉमिनेटेड थे, है ना। तो एक तो पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड हो गई बॉडी। दूसरा, इसीलिए पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड थी, इसीलिए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, है ना, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे नहीं इलेक्ट किए गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव तब होगी ना जब वो सारे सेक्शन को रिप्रेजेंट करे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट नहीं हुई है। इलेक्टेड मेंबर प्रोविंशियल्स मेंबर्स ने इलेक्ट किए थे, और नॉमिनेटेड डायरेक्टली जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने नॉमिनेट किया था। अब फिर एक आता है कि नॉट ए सॉवरेन बॉडी। यस, क्योंकि आपने देखा होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनाई गई थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल आया था उसके बेसिस पे बनाया गया था। इवन इंडिपेंडेंस से पहले तक जो इसकी मीटिंग्स होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद होती थी। इंडिपेंडेंस के बाद जैसे हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई, सॉवरेन बॉडी बनी है इंडिपेंडेंस के बाद, बट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, इट वाज formed on the proposal of British government and held its session with the permission of British government. So that is why it is not a sovereign body. This is the criticism of constituent assembly. Then there is one more criticism that it is dominated by Congress party. Yes, because इसके जो members थे वो majority जो है कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसके बारे में इस पॉइंट्स की रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वन पार्टी बॉडी भी कहा गया है, वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री, क्योंकि कांग्रेस ही मेन पार्टी हुआ करती थी, वन पार्टी बॉडी इन वन पार्टी कंट्री। ठीक है। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन भी ही भरे पड़े थे, जो दूसरे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जैसे फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और यही रीज़न है लॉयर पॉलिटिशियन की वजह से कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतना जो कॉम्प्लेक्स एलेबोरेटेड जो है बल्कीनेस जो इसको हम कहते हैं वो इन्हीं की वजह से है कि लॉयल है, सारी लीगल टर्म्स में उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हुआ है जो कि आम आदमी के समझ से परे है। ठीक है। देन इट इज़ डोमिनेटेड बाय हिंदूज। एक ये भी क्रिटिसिज्म है इसका कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मेजोरिटी जो थे वो हिंदू थे, तो इसको ए बॉडी ऑफ हिंदूज भी कहा गया है ना। ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है। देन टाइम कंज्यूमिंग, ये भी क्रिटिसिज्म है कि भाई इन्होंने जो 2 साल 11 महीने 18 दिन अप्रॉक्सीमेटली 3 साल ले लिए, भाई ये बहुत लंबा टाइम ले लिया इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो इतना नहीं होना चाहिए। उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया जो कि सिर्फ 4 महीनों में अपना काम ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। सो दैट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर में बस इतना ही था। हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप जान सकते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सील थी, सिंबल जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो क्या था? एलिफेंट। एलिफेंट इज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे, और जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कौन थे? सर BN राव।
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन हमारे पास HVR अयंगर थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे, ठीक है। देन SN मुखर्जी, ये SN मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, चीफ ड्राफ्ट्समैन। उसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा थे, ये इन्होंने अपने हैंड से इटैलिक स्टाइल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा कैलीग्राफर थे, इन्होंने इटैलिक स्टाइल में अपने हैंड से फ्री फ्लो इटैलिक स्टाइल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। उसके बाद जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने, उसको ब्यूटीफाई किया। शांति निकेतन से आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने मिलके जो है ब्यूटीफाई किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। जो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा है, इन्होंने प्रेम्बल को इल्यूमिनेट किया था, ब्यूटीफाई किया था, ऑर्नामेंट किया था, ठीक है। प्रेम्बल भी और कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों जो है प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखे थे। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप जस्ट इसको पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। आई होप मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया है। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियोस जो हैं मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सके, और दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।